बुद्धिमान व्यक्ति वो कहलाता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और मूर्ख वो जो उन गलतियों को दोहराता है। नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्टब्लेयर के विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है। क्या मैं मास्क पहनूं? क्या मैं वैक्सीन लूं? क्या मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूं? इस वक्त केस कम है तो क्या मुझे नियमों का पालन करना अनिवार्य है? ऐसे कई सारे सवाल, ये सवाल आपके रहेंगे और जवाब हमारे विशेषज्ञ का रहेगा। आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुराज, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन एनएम्स। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कोविड-19 और वैक्सीनेशन के ऊपर में। आज का जो विषय है इसको लेते हुए कई सारे लोगों के जहन में कई सारे सवाल होते हैं, तो कोई भी सवाल यदि तो कृपया हमें कॉल करें। हमारा जो फ़ोन नंबर है इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा सर कि सेकेंड वेव, हम कहते हैं कि अभी थोड़ा सा सबसाइड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, बट सेकेंड वेव में हमने देखा कि पेशेंट्स की जो नंबर्स थी वो भी बढ़ती गई और डेथ्स भी थोड़ा ज़्यादा गया था। ये किस कारण से ऐसा कुछ हुआ? डेफिनेटली, एक्चुअली क्या है कि जो सेकेंड वेव हुआ था ऑल ओवर पूरे देश भर में हमने देखा था कि केसेस की मात्रा काफ़ी बढ़ गए थे और हम अंडमान निकोबार में भी यही हुआ था कि केसेस की मात्रा काफ़ी बढ़ गई जी। तो इसमें मेन कारण ये होता है कि ये जो कोरोना वायरस है बेसिकली ये म्यूटेट होता है। ओके। तो इस बार भी क्या म्यूटेशन हुआ था, आगे भी म्यूटेशन होते रहेगा। तो इस बार का जो म्यूटेशन जो इंडिया में पहले बार पाया गया था, पहले उसे इंडियन वेरिएंट कहते थे, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने नेम चेंज करके उसको डेल्टा वेरिएंट कह दिया, बना दिया, मतलब अभी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। तो ये इस डेल्टा वेरिएंट में क्या होता है कि पहले जो ओरिजिनल अल्फा वायरस था, जो हमारा वुहान वायरस जहां से ओरिजिनेट होता चाइना से, वुहान वायरस की जो क्षमता थी इन्फेक्शन करने की, मतलब वो एक व्यक्ति से 3 जनों को होता था जी। तो उसे कहते हैं R0 या R0 नंबर होता था। तो उसका R0 नंबर कम था। लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें से एक व्यक्ति 8 जनों तक को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गई। तो ये मेन रीजन था कि सेकेंड वेव आने का, और ये सेकेंड वेव इतना ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में केसेस होने का। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी केसेस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो सीरियस पेशेंट्स के बढ़ने की वजह से आपके हॉस्पिटल एडमिशन्स भी ज़्यादा हो रहे थे। तो वो मेन रीज़न था बेसिकली म्यूटेशन की वजह से। ओके। ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि हम मतलब ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, क्योंकि इस सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि एक वायरस आया है, वो अपना रूप भी बदल रहा है। तो ये चेंज क्यों होता है? हम काफ़ी था कि 2020 में जो हमारा वो कोरोना था वो काफ़ी था, अब एक नया वेरिएंट आ रहा है। सो क्यों ये बदलाव आ रहे हैं? ये बेसिकली एक वायरस का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। इट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज जो होता है, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ एक वायरस। अब ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है जी। जो हर ठंड के मौसम में आपने स्वाइन फ्लू सुना होगा, एवियन इन्फ्लुएंजा सुना होगा, वो भी अपने आप को चेंज करता है। वैसे उसी तरह कोरोना वायरस भी अपने आप को चेंज करता है। तो अब पहले अल्फा वायरस जो था, अल्फा वेरिएंट था, उसके बाद चेंज होकर अभी डेल्टा वेरिएंट हुआ। अभी हम न्यूज़ में ये भी देख रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है। तो ये सब बेसिकली थोड़े थोड़े जेनेटिक म्यूटेशंस है। वो इंसान के इम्यूनिटी के हिसाब से वो अपने आप को इम्यूनिटी भेदने के लिए अपने आप को वायरस चेंज करते रहता है। और धीरे धीरे ये जो म्यूटेशन का असर जो पैंडेमिक में होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये जो नया जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट हो गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया, कितना इफेक्टिव होता है? क्योंकि पहला जो वेरिएंट था जिसे नॉर्मल हम कोविड-19 कहते थे, अब वेरिएंट चेंज हो रहा है। सो इसका इफेक्टिवनेस क्या है कि हमें इससे ज़्यादा डरना चाहिए या फिर अपने आप को किस प्रकार इससे बचा सकते हैं? बेसिकली कोई भी वेरिएंट हो, बचने के लिए बस हमारे पास 2 ही चीज़ है। एक तो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी, रेगुलर नियमित तौर पे हाथ हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, सैनिटाइजर्स को यूज़ करना चाहिए। दूसरा है वैक्सीनेशन। तो बेसिकली आप अगर अभी का सिचुएशन ऐसा है कि लाइक हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार में केसेस काफ़ी कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को लाइक बिल्कुल ही ढीला छोड़ दें। तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मास्किंग तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है। और बाकी ये कि जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैक्सिमम ये पॉसिबल ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करो, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को
वैक्सीनेट करें। ओके, क्यों इतना इफेक्टिव हम मानते हैं वैक्सीनेशन को? क्योंकि कई सारे लोगों के जहन में अभी भी रहता है कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे शायद कुछ हो सकता है। कई बार ये सुनने में आता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी तो मुझे वायरस हो सकता है, बट मैं वैक्सीन क्यों लूँ? तो इसके ऊपर हम कुछ बात करें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने वैक्सीन लगा लिया तो मुझे कोरोना का संक्रमण नहीं हो सकता। जी जी जी। तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि वैक्सीन पीपी किट जैसे नहीं है। जी जी जी। कि आपने पीपी किट पहना है और आपके शरीर के अंदर में वायरस एंट्री नहीं होगा। वैक्सीनेशन बेसिकली डेथ प्रिवेंट करता है। ओके। सीरियस बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके ओके। तो अगर आपको कोरोना वायरस से संक्रमण होता भी है तो आपको बहुत ही हल्के फुल्के डिग्री की बीमारी होती है। ये नहीं कि सांस की तकलीफ ज्यादा, या तो फिर ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट, या तो पेशेंट के वेंटिलेटर का जो रिक्वायरमेंट है, तो ये 70 से 80% कम हो जाता है जो हमारे अभी हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है उसके हिसाब। तो इसलिए हमें अपना, और अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है और यदि वो वैक्सीनेटेड है तो उससे दूसरों के फैलने की संभावना कम हो जाती है। तो नॉट ओनली ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये सेफ है, बट ऑन द कम्युनिटी एस्पेक्ट आपके कम्युनिटी स्प्रेड को भी रोकता है। तो ये बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली आपके हेल्थ केयर पे लोड कम पड़ता है। जी जी। ठीक है। नया वेरिएंट अभी आया है, तो वैक्सीन जो है उससे पहले से हमें मिल रहा है। जी जी जी। तो कई लोगों का ये सोच होता है कि क्या ये जो नया वेरिएंट है, क्या इसमें जो वैक्सीन हमने पहले रिसीव किया था उसमें इफेक्टिव हो सकता है कि नहीं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और लाइक ओपीडी में हर दिन ऑलमोस्ट कोई ना कोई ये पूछता रहता है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो वैक्सीन है फॉर दिस वेरिएंट, हमारे जो अभी का जो नया वेरिएंट है, इसमें भी 70 to 80% इफेक्टिव है। हमारे इंडिया में अभी 2 वैक्सीन है, एक तो है कोविड शील्ड और एक है कोवैक्सीन। ओके, तो कोविड शील्ड हमारे यहाँ पे जो उपलब्ध है, अभी पोर्ट ब्लेयर में हमारे पास कोविड शील्ड उपलब्ध है। तो एक डोज के साथ इसकी जो इफेक्टिवनेस है डेल्टा वेरिएंट के लिए वो है 30 to 40%, और विद 2 डोजेस इट इज अराउंड 70 to 75%। सो जो कि बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली ये वैक्सीन नए वेरिएंट्स के लिए भी काम कर रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ये जो पुराना जो वेरिएंट था और अभी का जो वेरिएंट है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसको थोड़ा सा मतलब अगर हम समझ पाए, क्योंकि अभी भी वो एक डर सा रहता है लोगों के बीच में, ऐसा लेमन लैंग्वेज अगर हम बात करें, अभी भी वो डर रहता है कि पुराना वेरिएंट जो था थोड़ा सा ठीक ठाक था, थोड़ा ठीक ठाक था, बट जब नया वेरिएंट आया तो लोगों के अंदर में डर ज़्यादा हुआ और लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा हुई। तो इसको लेके थोड़ा सा हलचल रहता है, तो इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे सर। बेसिकली अभी ये है कि अभी जो नया वेरिएंट आया है इसमें क्या है कि जो सिवियर गंभीर बीमारी पैदा करने की क्षमता इसकी ज़्यादा है। ओके। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी, वैक्सीनेशन का तो और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इसमें। तो वैक्सीनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको R0 नंबर के बारे में बताया, जैसे एक व्यक्ति 8 जनों को फैला सकता है। जो पहला ओरिजिनल वायरस था वुहान वायरस, उससे 1 से सिर्फ 3 जनों को फैलता है। तो बेसिकली ये दो मेन कारण है। एक तो ये है कि आप 1 से ज़्यादा जनों को फैलता है, दूसरा जब किसी को बीमारी होती है तो सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन, बस ये 2 हथियार है हमारे पास। और डेफिनेटली सबको वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्सर हम जो हैं अपने घर पे बैठते हैं या मित्रों के साथ बैठते हैं, चाय की दुकान में बैठते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो अनिवार्य है, इसे लेना है या नहीं लेना है, कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारा जो जवाब होता है हमको नहीं मिलता है। लेकिन आज एक मौका है कि आपके पास जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं, वो आपको सही जवाब दे सकेंगे। तो जो भी सवाल है वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस वक्त जो है एक छोटा सा डर है कि जब पहला हमने देखा तो एज ग्रुप हमने देखा कि 45 प्लस था, उसके बाद हमने देखा कि 18 प्लस में ज़्यादा इफेक्टिव था। अब एक डर रहता है कि कहीं ये जो है 18 के नीचे के जो बच्चे हैं उनमें ना फैले। तो ये जो नया वेरिएंट है ये एक डराने वाला वेरिएंट हो सकता है 18 प्लस के नीचे के लिए, या फिर किस प्रकार माता पिता जो हैं इन बच्चों को इससे बचा सकते हैं? जी, ये भी अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि पिछले बार ये देखा गया जो पहला वेव आया था कि जिसमें सिर्फ बूढ़े
और ऐसे लोग जिनको बाकी दूसरी गंभीर बीमारी है उनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि लाइक इवन 18 to 44 के जो एज ग्रुप के जो व्यक्ति है उनमें भी ज़्यादा संक्रमण दिखा गया। तो ऐसा बोला जाता है कि लाइक चांसेस है कि लाइक बच्चों में भी हो, लेकिन उसमें ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो अपने स्पाइक प्रोटीन से जो एंटर करता है बॉडी के अंदर में, तो उसके लिए बॉडी में जो रिसेप्टर होती है वो बच्चों में इतने विकसित होती नहीं है। तो इसलिए उनमें होने की संभावना बहुत कम होती है। तो और अभी हमारे पास जो वैक्सीन है वो सिर्फ 18 इयर्स के ऊपर के एज ग्रुप वालों के लिए है, लेकिन अभी उसमें नई स्टडी चल रही है, तो बहुत जल्दी उसमें बदलाव आ भी जाएगा। लेकिन फिर भी हमें कुछ इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अगर बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जो भी एज ग्रुप है, तो हमें यही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो है ये जो वेरिएंट है ये कुछ नया भी आ सकता है या फिर नया कुछ अपने आप को दिखा सकता है एक नया रूप में? देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि ये हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि लाइक कैसे बिहेव करेगा। लेकिन हाँ, म्यूटेशन हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि लाइक म्यूटेशन की वजह से कोरोना का जो इफेक्ट है थोड़ा हल्का पड़ जाए। तो बेसिकली ये जब भी पैंडमिक आता है ये काफ़ी सालों तक रहता है। इसके एक वेव होता है, पैंडमिक के कैरेक्टर होते हैं। जैसे पिछले बार स्पेनिश फ्लू आया था 1920s 30s में, तो वो काफ़ी कम से कम 10 साल तक रहा था। लेकिन उस टाइम हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं कि लाइक आप जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन बना पाए। लेकिन बट अभी हमारे पास वैक्सीन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वैक्सीनेट किया जा सकता है और एंटीबॉडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में हमें हर्ड इम्यूनिटी मिल सकता है। तो चांसेस नहीं है कि उतना लंबा लास्ट करे ये पैंडमिक, तो लेट्स बी होपफुल। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और वेव आए? देखिए, ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सवाल भी बहुत ही कॉमन है, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो दो एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है कि पिछले वेव में कितने पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुका है। तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारे पॉपुलेशन में कितने लोगों में एंटीबॉडीज ऑलरेडी है। दूसरा फैक्टर ये है कि हम कितने जल्दी सबको वैक्सीनेट करें। और जहाँ तक हमारे आइलैंड्स का सवाल है, तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। 3 लाख के ऊपर बेनिफिशरीज को ऑलरेडी वैक्सीनेशन मिल चुका है और 18 to 45 के जो एज ग्रुप में ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख हो गया। तो हमारा प्रोग्रेस बहुत सही जा रहा है, तो इट इज़ गुड। न्यू वेरिएंट को लेके हमेशा एक थोड़ा सा डर जो रहता है वो रहता है। तो जब पहला वेरिएंट, जब हम कोविड-19 कह रहे थे, तो सिंगल मास्क हम पहनते थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो रहा है कि हाँ, कि अभी थोड़ा से माहौल जो है ठंडा है। तो किस प्रकार हम अपने आप को इस पर्टिकुलर वेरिएंट से बचाने के लिए कुछ एडिशनल प्रिकॉशन कुछ अनिवार्य है इसके लिए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसमें एडिशनल कोई प्रिकॉशन नहीं, क्योंकि वायरस तो वही है, सेम है। तो बेसिकली ये है कि म्यूटेशन की वजह से ये स्प्रेड होने की क्षमता बढ़ गई है। हालांकि अभी हमारे यहाँ पे केसेस कम है, लेकिन बेटर है कि हम मास्क यूज़ करें। अब मास्क भी है कि लाइक कुछ लोग अपने घर पे बने हुए मास्क यूज़ करते हैं, वॉशेबल मास्क है, रेगुलर वॉश करना चाहिए उसको। और अगर आप सर्जिकल मास्क, सिंगल सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस 68% होता है। अगर आप डबल मास्क यूज़ करते हो तो उसका इफेक्टिवनेस अराउंड 85 to 88% है। और अगर आप N95 यूज़ करते हो तो इट इज़ 95%। सो मास्क तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस WHO ये डिक्लेयर कर दे कि ये पैंडमिक खत्म हो नहीं गया है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके साथ साथ आप हैंड वॉश कीजिएगा। जी, जैसे आपने कहा कि ये जो बिहेवियरल हमारा जो होता है वो बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। तो कई बार जो होता है उसे हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मास्क कई बार हम होते हैं, सर्जिकल मास्क हो गया या फिर N95, हम उसे धोते हैं घर जाते हुए, उसके बाद उसे अगले दिन भी प्रयोग करते हैं। तो और उसके बाद उसको डिस्पोज करने का जो तरीका होता है उससे भी हम जहाँ चाहे तो वहीं फेंक देते हैं, वैसे हो जाता है। तो किस प्रकार एक मास्क को प्रयोग करें, क्योंकि सबसे इफेक्टिव जो होता है वो मास्क होता है। हर बार हाथ धोना तो ठीक है, बट मास्क जो है वो हमेशा हम बाहर जाते वक्त पहनते रहते हैं। तो किस प्रकार एक व्यक्ति एक मास्क को पहने और किस प्रकार डिस्पोज करे उसे? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैक्सिमम हम जो यहाँ पे इवन हॉस्पिटल्स में भी हम देखते हैं, जो लोग मास्क पहनते हैं वो पहनते हैं नाक के नीचे। और अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचे तो कोरोना की जो टेस्टिंग होती है वो नाक से स्वैब लिया जाता है, तो यानी एंट्री पॉइंट तो आपके नोज है। तो बेसिकली मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, आप नोज और अपना माउथ दोनों कवर होना चाहिए। एटलीस्ट लोअर 1/3 ऑफ द नोज, हाफ ऑफ द नोज तो कवर होना ही चाहिए इसमें। और
जहाँ तक अंडमान निकोबार का सवाल है, यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ऑलमोस्ट, अभी जैसे मानसून का सीजन चल रहा है 80-90% तो रहता ही है। तो ह्यूमिडिटी में क्या प्रॉब्लम होता है कि जो आपका जो मास्क है ये ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो इससे क्या है कि शायद बहुत लोगों को मास्क पहनने से प्रॉब्लम होती होगी, सांस लेने में तकलीफ होता होगा। तो मेन रीज़न एक ह्यूमिडिटी है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने आप मास्क पहन के आप अपने आप को हार्म भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मास्क को आपको वॉश करना चाहिए, अगर वो वॉशेबल है तो। या तो आप उसको तरीके से डस्टबिन में डिस्पोज करके आप नए मास्क को आपको यूज़ करना चाहिए। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही, नाक और मुंह दोनों कवर्ड है। और ज़्यादातर जो बाज़ारों में जो मास्क बनते हैं वो इलास्टिक के होते हैं, तो लोग जब यूज़ करते हैं तो इलास्टिक लूज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे उतरने लगता है। तो ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा लापरवाही है। तो ये आपने अगर वैक्सीन ले भी लिया तो इसका मतलब कोई भी वैक्सीन आप देखिए तो 100% इफेक्टिव नहीं है। इट इज़ मैक्सिमम लाइक 80-90% इफेक्टिवनेस है। तो इसलिए आपको मास्किंग तो मस्ट है और ठीक से पहनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक डिस्पोजल का सवाल है, आप उसको अच्छे से डस्टबिन में डिस्पोज करने चाहिए, क्योंकि आप बाहर वगैरह फेंकना तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर उसमें कोई कोरोना वायरस है तो दूसरों को फैल सकता है। एक और बिहेवियर जो हम करते हैं कि अभी हम देखते हैं कि कई सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें अभी हक करना ज़्यादा हो जाता है फिर से। तो ये अगेन ये जो बिहेवियर है, इसमें किस प्रकार लोग अपने आप को समझे, क्योंकि हम एक नॉर्मल मेंटालिटी के साथ चलते हैं कि केस अभी कम है, हमने वैक्सीनेशन ले लिया। एक और होता है कि वैक्सीनेशन ले लिया मैं तो मुझे कुछ होगा नहीं। तो किस प्रकार इस चीज़ को लोग समझे, क्योंकि अब भी वो गलतियाँ जो है हम कर रहे हैं। तो आपके ज़बान से जानना। देखिए, अभी इसमें तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट वेव में जो हुआ था, जो हमारे जो पास्ट में जो हुआ था, अभी रिसेंट पास्ट में, फर्स्ट वेव के बाद केसेस कम हो गए थे, अनलॉकिंग हुई थी, शादियां वगैरह हो रहे थे, लोग घुल मिल रहे थे। और केसेस कब बढ़ना चालू हो, केसेस 1-2 महीने के बाद ही आपको पता चलता है कि कम्युनिटी में इतना स्प्रेड हो चुका है। तो ये एक इंस्टेंट फिनोमेना नहीं है। लाइक अगर आज आप अनलॉकिंग कर रहे हो और अगर सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं तो ये फ्यूचर में नहीं होगा, है ना। तो अभी हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम सब वैक्सीनेटेड है तो लाइक हम अपने ये जैसा आप कहते हैं कि हक करना, शेक हैंड करना एंड ऑल, तो ये सब टोटली अवॉइड करें तो इट इज़ बेटर। कभी कभी अपने को रोकना मुश्किल हो जाता है, बट परिस्थिति के अनुसार हमें काम करना चाहिए। जी। ओके, एज अ मेडिकल एक्सपर्ट, क्योंकि कई पेशेंट आपके पास आते हैं, लॉकडाउन था तो पेशेंट आ नहीं पाते थे, टेलीफोन पे आपसे बात करते थे, तो जब पेशेंट्स आना शुरू हुए तो किस प्रकार का उनका माहौल, मतलब किस प्रकार का सवाल था उनके पास, क्योंकि एक डर भी रहता था कि क्या मैं हॉस्पिटल जाऊं, लेकिन अब डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो उन्हें जाना ही है, उन्हें दिखाना है, फिजिकली दिखाना है कि हाँ ये मेरा जो प्रॉब्लम है। तो किस प्रकार का जो एक चैलेंज था एज अ डॉक्टर आपको फेस करना पड़ा इसके दौरान? देखिए, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, इवन पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही बुरा टाइम था। भले ही टेली कम्युनिकेशन था, फ़ोन पे हम अवेलेबल रहते थे, बट जो फिजिकली आप जाकर डॉक्टर से मिलते हो और अपने प्रॉब्लम्स को बताते हो, तो उसे तो टेली कम्युनिकेशन रिप्लेस नहीं कर सकता। और जहाँ तक लॉकिंग और अनलॉकिंग का सवाल है, आप एक हद तक ही आप लॉकिंग करके, अनलॉकिंग कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, है। तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। पेशेंट्स को दवा मिलने की थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बीच में, बट हमारे यहाँ से सप्लाई जा भी रहा था, घर पे सप्लाई हो रही थी मेडिकेशंस। और हमें अगर माइनर एलिमेंट्स के लिए अगर कोई कॉल करता था तो हम उनको SMS में या बता देते थे। और यदि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो हम उन्हें यही कहते थे कि आप एम्बुलेंस से कांटेक्ट कीजिए और एम्बुलेंस लेके, बिकॉज जो भी है, लाइक अगर कोई भी सीरियस पेशेंट है उनके लिए बहुत बुरा वक्त था, क्योंकि आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन में आप एक सीरियस पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते। तो थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जैसे केसेस कंट्रोल आ गए तो अभी तो काफ़ी डर हट गया सबके मन से। बट यही है कि फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, तो अभी हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर कोई एक नया आउटब्रेक होता है तो क्या हम तैयार है उस आउटब्रेक के, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब आया था तो हमें नॉलेज ही नहीं था कि ये होता क्या करके, बट अगेन धीरे धीरे करके हमने उसको रिकवर किया, आज हम वैक्सीनेशन तक चले गए, ऑलमोस्ट बहुत लोग वैक्सीनेटेड हैं आज। तो आर वी रेडी, लाइक क्या हम तैयार हैं कि एक आउटब्रेक होता है, सो ओके फाइन, अब हम तैयार हैं, हम इनको देख सकते हैं? काफ़ी लोगों के मन में सवाल है। तो जहाँ तक हमारा आइलैंड्स की बात की जाए तो आप देखेंगे तो डेफिनेटली वी आर रेडी। हमारे पास ऑलरेडी ऑल ओवर द आइलैंड लाइक 6500 बेड्स है, 300 के आसपास बेड्स आपके नॉर्थ एंड मिडिल में है, और 500-600 बेड्स आपके निकोबार में डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे 5000 के ऊपर बेड्स है। और फिलहाल अभी तो हमारे पास पेशेंट्स बहुत है, टोटल सिर्फ 6 एक्टिव केसेस है हमारे पास।
और जहाँ तक देखा जाए अगले वेव का जो सवाल है, ये जो पिछली वेव आई थी जितनी सिवियरिटी से जो आई थी, चांसेस बहुत ही कम है कि लाइक अगला जो वेव आए उसकी भी सिवियरिटी उतनी हो। और अगर पेशेंट्स आते भी है तो सिवियर डिसीज जो गंभीर बीमारी होती है जिससे निमोनिया वगैरह होता है कोविड की वजह से, वो होने की मतलब संभावना काफ़ी कम है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था 2 फैक्टर, एक तो है कि आपका हर्ड इम्यूनिटी, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोगों को लाइक कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था, तो काफ़ी लोगों के पास पहले से नेचुरल एंटीबॉडीज होगी। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी हमने टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है जी, तो हम लोग प्रिपेयर्ड है, दैट इज डेफिनेटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, यदि हम वैक्सीनेशन की बात करें, क्योंकि आज वो बहुत चर्चा में और बहुत ही अनिवार्य है, तो यदि हम बात करें कि कुछ जब सेकेंड वेव अपने हाइक पे था तो कई सारे लोग इन्फेक्ट हुए थे, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, सिवियर हो गए थे सब। तो कहीं ना कहीं ये जो था, कई लोग थे उसमें जो वैक्सीन नहीं लिए थे, तो उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव था जो बहुत ही ज़्यादा चला और कई लोग, तो कहीं ना कहीं क्या हम इस दोनों को जोड़ के देख सकते हैं कि हाँ, बिकॉज क्योंकि हमने वैक्सीन लिया था या वैक्सीन ले रहे हैं इस वक्त, हम उस स्टेज तक नहीं जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन को लेते हुए क्या हम दोनों को जोड़ के देख सकते हैं कि हाँ, अब वैक्सीनेशन है, हमने ले लिया है, तो उस स्टेज तक हम नहीं जा रहे हैं? देखिए, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था, ऐसे काफ़ी केसेस हमारे पास थे कि जैसे किसी लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया था, उसके बाद उनको कोविड हुआ था। ओके। और ऐसे भी पेशेंट्स थे जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया था। ओके। तो जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं किया है तो उनको तो अपना करना चाहिए। अगर किसी को फर्स्ट डोज के बाद अगर हुआ है कोविड, तो एटलीस्ट 90 डेज का गैप देना चाहिए सेकेंड डोज के लिए। और अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं लिया था मतलब पास्ट में, और उनको पहले अगर कोरोना हुआ है, तो रिकवरी के एक 90 डेज के बाद उनको फर्स्ट डोज लेना पड़ेगा एंड सब्सिक्वेंटली 3 मंथ्स के बाद आपको सेकंड डोज लेना पड़ेगा। तो उसका तो आपका कोई ये एस्केप मैकेनिज्म है नहीं आपको। तो अल्टीमेटली आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट लेना ही पड़ेगा। कई बार देखा गया है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद कई सारे लोगों को बुखार आता है, बॉडी पेन होता है, तो कई सारे लोग डर जाते हैं कि ये शायद इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन लिया, तो एक डर रहता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कई सारे लोगों में होता नहीं है। कई सारे लोग फर्स्ट डोज लेने के बाद उनको फीवर या बॉडी पेन वगैरह होता नहीं है, और कई सारे लोगों में होता है। होना सही है या नहीं होना सही है? फिर ये दोनों में इस सवाल से पहले एक दर्शक से जुड़ लेते हैं सर। जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम? जी, मेरा नाम जस्टिन है, हम कदमतला से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। सर, बहुत जन वैक्सीन लगाने के बाद बोलता है हाथ दर्द देता है, किसी को बुखार आता है, ऐसा मतलब बोलता है, पर वो मतलब डरता भी वैक्सीन लेने के लिए कि ऐसा होता है। ये ऐसा सेकंड फर्स्ट डोज लेने के बाद भी कोई प्रभाव तो नहीं होता? मेरा वही जानना है। तो वही सवाल मैंने भी आपसे जी, अभी हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, ये बहुत ही कॉमन सवाल है। तो इसमें भी हाथ दर्द होता है, किसी को बुखार आता है, हाँ, ऐसा बहुत मतलब बहुत लोगों ने कहा है वैक्सीन लेने के बाद। जी, कैसा क्यों होता है? किसी का बदन में कमजोरी का, ये जो है बहुत ही कॉमन सवाल है, काफ़ी लोग पूछते हैं और इसी के वजह से काफ़ी लोग के मन में डर भी रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप पहला डोज लेते हो तो आप एक कोरोना एंटीजन ही होता है, इनएक्टिवेटेड एंटीजन जो आपके बॉडी में एंटर होता है। तो बॉडी आपकी जो शरीर है एंटीबॉडीज बनाती है ना। तो ये एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता हर एक व्यक्ति की अलग होती है और बॉडी रिएक्शन अलग होता है। तो इसलिए किसी में देखा जाता है कि आपको बुखार, सर दर्द और कभी कभार किसी को लूज मोशन, किसी लोगों में लूज मोशन भी देखा गया। तो ये बेसिकली बॉडी का एक रिएक्शन एंटीबॉडी, ये कुछ दिनों के लिए सिर्फ रहता है, तो इससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं। और सेकेंड डोज के बाद तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ देखा नहीं जाता है। तो इसमें ऐसा है कि लाइक ये बहुत ही माइनर सिम्टम्स है। तो इससे आपको कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि आपको कोरोना वायरस ना हो जाए। तो बेसिकली आपको ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है ना। तो ये है कि आपको 2-4 दिन के बाद ये सेटल हो जाता है, उसके बाद आप अपने नॉर्मल ड्यूटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं।
कई बार हम ये सुनते हैं कि जब पेन होता है, दर्द ज़्यादा होता है, तो लोग पेन किलर लेते हैं। जी जी। तो और कई बार हम ये सुनते हैं कि वैक्सीन लेने के तुरंत बाद हमें पेन किलर का सेवन नहीं करना चाहिए। किस कारण से हम ये चीज़ कहते हैं कि पेन किलर ना लें? देखिए, ऐसा पेन किलर नहीं लेने का की कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपको फीवर वगैरह हो, जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन सिम्टम है कि किसी ने वैक्सीन लिया और उसके बाद उसको फीवर डेवलप हुआ, तो अगर किसी को फीवर आता है तो हम यही बोलते हैं कि आप पैरासीटामोल टैबलेट लीजिएगा। पैरासीटामोल से आपका क्या, अगर माइनर हेडेक वगैरह है तो उससे भी वो भी ठीक होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, बॉडी पेन वगैरह है, तो ये बेसिकली एक मिथ है। ओके, तो आप ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, क्योंकि ये सवाल अक्सर कई सारे लोग पूछते हैं और एक डर भी रहता है कि ये लेने के बाद शायद कुछ हो जाए। ना, नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम। ओके, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कई सारे जो वैक्सीन इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, तो व्यक्ति अगर ले तो क्या ले? क्योंकि कई सारे लोगों के जहन में कि मेलन में जो है वो दे रहे हैं, यहाँ पे ये दिया जा रहा है, तो मैं ये लूँ या फिर वहाँ जाके वो लूँ, या फिर जो फॉरेन से जो आ रहे हैं मैं उसका प्रेफर करूँ, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? ये एक सिनेरियो बन जाता है कि लोगों के जहन में कि हाँ ये, तो किस प्रकार हम इनको अलग करें या फिर एक ही है ये? बेसिकली ये सारे वैक्सीन एक जैसे नहीं है जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है। ओके, तो हमारे पास अभी जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जैसे मैंने बताया, अभी जो डेल्टा वेरिएंट जो सबसे जो सीरियस वेरिएंट था, फर्स्ट डोज के बाद 30 to 40% प्रोटेक्शन होता है और सेकेंड डोज के बाद उसका 60 to 70% प्रोटेक्शन है। okay. तो ये इंडिया में बनाई गई वैक्सीन है। दूसरी जो वैक्सीन आपने जैसे बताया कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। जी जी। इसको लेकर बहुत चर्चा चल रही थी पहले न्यूज़ में, क्योंकि इसके ट्रायल्स के रिजल्ट वगैरह अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अभी इसके भी रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आप ये भी ऑलमोस्ट 70 to 80% इफेक्टिव है। okay. तो जो भी वैक्सीन इंडिया में लॉन्च होती है ये आफ्टर अप्रूवल होती है। okay. तो अप्रूवल होने के लिए आप उनका जो पब्लिश स्टडीज़ वगैरह है, आपके रिजल्ट्स वगैरह देकर ही इंडिया में लॉन्च किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर वैक्सीन लेना चाहिए, वो आपके पास जो भी अवेलेबल वैक्सीन है आप ले सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको 60 to 70 मिनिमम परसेंटेज आपको प्रोटेक्शन तो सभी में मिलेगा। और कुछ वैक्सीन है जैसे मॉडर्ना और फाइजर के जो वैक्सीन है जो अभी शायद इंडिया में लॉन्च होंगे, उसमें थोड़ा इफेक्टिवनेस ज़्यादा बेटर है, ऑलमोस्ट 80 to 90% इफेक्टिवनेस है उनका। ओके ओके। अभी कई सारे लोगों के ये जो थिंकिंग होता है कि जो वेरिएंट बदल रहा है, हमने वैक्सीनेशन पहले लिया, तो अगर एक नया वैक्सीन अगर आता है तो क्या मुझे नया वैक्सीन भी मिलेगा? तो एक रहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं? नया वैक्सीन अब तो जैसे जैसे वेरिएंट्स बदल रहा है, ऑब्वियसली ये भी है कि लाइक आपके डेली क्लिनिकल ट्रायल्स, टेस्ट और जो भी ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह होते रहते हैं, तो हमें फ्यूचर में हाँ ये हो सकता है कि फ्यूचर में नए वैक्सीन्स भी देखने को मिले। लेकिन अब वो कब आएंगे, अब उसके लिए हमें वेट करना वो तो सही नहीं होगा। ठीक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये अभी के जो अवेलेबल वैक्सीन्स है अगर आप ये लगाए तो उससे कोई आपको नुकसान है ना। और अभी आगे फ्यूचर में कौन सा वेरिएंट आएगा, कैसे बिहेव करेगा, वो कितने सीरियस बीमारी पेशेंट को कितना सीरियस कर पाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। जी, जी, जी। तो अब उस चीज़ के लिए आगे फ्यूचर का वेट करना तो सही बात नहीं। तो इसलिए आपके पास अभी जो भी अवेलेबल वैक्सीन है तो तुरंत आपने आपको वैक्सीनेट करना सबसे सही होगा। जी, एक दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम? मैं सर जी, सवाल पूछिएगा। सवाल हमको पूछना है जी। तो हार्ट प्रॉब्लम होता है सर, उसको ले सकता है सर? हार्ट है वो ले सकता है, और ऐसा जो अलग बीमार होता है ले सकता है सर? ओके, आपका सवाल ये है कि जो हार्ट पेशेंट है, हेलो, तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है? हाँ हाँ। ओके। हाँ, ये भी बहुत बार पूछा जाता है हमसे, लाइक कि हार्ट पेशेंट्स ये काफ़ी घबराते हैं वैक्सीन लेने से। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, हार्ट के भी काफ़ी बीमारियाँ होती है। जी जी जी। तो अगर आप कोई भी दवा वगैरह ले रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये दवा ले रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। ये एक कोमॉर्बिड फैक्टर होता है, हार्ट डिसीज़ या किडनी का प्रॉब्लम या लिवर का प्रॉब्लम। बेसिकली ये जो कोरोना वायरस है ऐसे पेशेंट्स को ही ज़्यादा टारगेट करता है। बोलने का मतलब ये कि ये पेशेंट्स
जो होते हैं सीरियस होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। जिनको ऑलरेडी पहले से शुगर, बीपी है, ऐसी जो बीमारी है, तो इनको तो वैक्सीनेट करना ही चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है इनके लिए। तो हार्ट पेशेंट्स डेफिनेटली वैक्सीनेशन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अगला सवाल रहेगा सर कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेने के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट्स? क्योंकि अगेन वो एक डर हमेशा रह जाता है, लेने के पहले भी और लेने के बाद भी कई लोगों में वो डर रह जाता है, जबकि हम देखते हैं कि कई सारे लोगों ने ले लिया है और किसी को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक डर जो है वो हमारे जहन में रह जाता है। तो इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि हाँ साइड इफ़ेक्ट हो? देखिए, जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट का सवाल है, बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट की गई है जी। जैसे आपको फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जो नॉर्मल जैसे आपको जो वायरल फीवर होती है ना, सेम वायरल फीवर जैसा सिम्टम्स ही हो सकता है। ओके। अभी कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनको डायरिया या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या रात को नींद की कमी ये भी देखी गई। तो ये सब जो प्रॉब्लम से यूजुअली जो आपके फर्स्ट डोज है उसके बाद देखा जाता है। तो बेसिकली इसमें आपको रेस्ट करना होता है और आपको जो सिम्टम्स के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। हेडेक जैसा मैंने आपको बताया, अगर सबसे कॉमनली ये देखा जाता है कि आपको फीवर हो रहा है या हेडेक हो रहा है तो पैरासीटामोल उससे कवर करिए। तो अगर यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप हॉस्पिटल अप्रोच करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं। और सेकेंड डोज के बाद तो बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलता है। तो अगर किसी ने फर्स्ट डोज ले लिया है तो ज़्यादातर क्या होता है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हुआ है वो सेकेंड डोज लेने से हिचकिचाते हैं। तो आपको बिल्कुल हिचकिचाने की बात नहीं है ना। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं। जी, एक दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, आपका नाम? मैं नेहा बोल रही हूँ 11 शर्मा से। जी मीना जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया टीवी नेहा जी कृपया टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा। श्योर। थैंक यू मैम, सवाल पूछिएगा। डॉक्टर सर से मेरा क्वेश्चन था, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें गेस्टेशन डायबिटिक हो गया तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली हम इस पर चर्चा करने वाले ही थे। तो बेसिकली ये है कि लाइक अगर या आपका प्रेग्नेंट लेडीज़ है या लैक्टेटिंग मदर्स है जिनका दूध पीता बच्चा है, तो इनमें आप बिल्कुल वैक्सीनेशन दिलवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफली हाँ, नो साइड इफेक्ट। आपका अभी ये रिसेंटली 1 महीने पहले ही अभी ये नई गाइडलाइंस आई थी कि इवन प्रेग्नेंट लेडीज कैन ऑल्सो, उनको भी वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। तो जैसे सर गेस्टेशन पीरियड में ना प्रेग्नेंट लेडी अभी जो है इंसुलिन वगैरह ले रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत। एक्चुअली आप देखिए जो भी पेशेंट है डायबिटीज़ का, भले ही वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या लाइक इवन जेंट्स जिनमें डायबिटीज़ है, तो ये बेसिकली एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि आपको कोरोना से सीरियस बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग, हाँ, ऐसे पॉपुलेशन को तो वैक्सीनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी में अभी वैक्सीनेशन किया जा सकता है, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो उसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, नेहा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अगला सवाल वही था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड लैक्टेटिंग मदर्स, क्योंकि कई बार ये डर रहता है कि हाँ अब प्रेगनेंसी का जो है वो टेस्ट किया है, पता चला कि प्रेग्नेंट है, तो क्या मैं अभी लूँ या फिर एक 7 महीने या फिर जब मेरा डिलीवरी हो रहा है उस समय में मैं जब स्कैन करूँ तो उस टाइम में लूँ? ये भी एक रहता है कि कब लेना हो। और लैक्टेटिंग मदर्स में भी कि हाँ अगर मैं लेती हूँ क्या मेरे से कुछ प्रॉब्लम बच्चे को हो सकता है, राइट? तो इस पर थोड़ा विस्तार से अगर हम बात करें। ये एक्चुअली ऐसा है कि जब ये वैक्सीन नई लॉन्च हुई थी, जब स्टार्टिंग में मार्केट में आई थी जनवरी के आसपास, तब हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था एज फार एज ये जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन कंसर्न्ड है, हमारे प्रेग्नेंट लेडीज और जो
लैक्टेटिंग मदर्स है। लेकिन अभी इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप वैक्सीनेशन ले सकते हो। तो इसमें आपको बिल्कुल कोई घबराने वाली बात है नहीं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, चाहे जिस जेस्टेशनल एज में भी हो, या आपका दूध पीता बच्चा हो घर में, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। यदि हम फीमेल्स की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वो उनका नॉर्मल रूटीन में होता है। तो कई बार ये होता है कि क्या मैं उस दौरान लूँ या उसके बाद या फिर कब लूँ, क्योंकि वो भी एक डर रहता है। तो ये जो सवाल रहेगा, ये एक दर्शक से पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम केपी सरकार जी, सवाल पूछ जी। हमारा उम्र 77। ओके जी, हमारा उम्र सर 77 जी सर। हाँ, केपी सरकार मेरा नाम है जी सर। सुभाष ग्राम टेंगलीपुर जी सर। हमारा उम्र 77 है जी। तो हम वैक्सीन लेने का पहला हमारा जितना तकलीफ होता था, दोनों डोज लेने के बाद हमारा तकलीफ बहुत कमती हो गया। तो हमारा एक क्वेश्चन है, अगर 6 महीने 1 साल बाद हम और एक डोज ले सकते कि नहीं, उससे हमारा हेल्थ और थोड़ा इम्प्रूव होएगा कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, आपका सवाल ये है कि प्लेटलेट्स कम हुए हैं? हाँ, हमारा जी, पहले हमको बहुत तकलीफ होता था जी जी शरीर में जी, वैक्सीन लेने के बाद तकलीफ कम होता। ओके ओके। तो जितना मैंने समझा है कि इनका कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद आफ्टर फर्स्ट डोज जब इन्होंने चेक किया कि तो इनका प्लेटलेट्स का जो काउंट था वो कम था, तो अभी ये एक आशंका में है कि क्या मैं सेकेंड डोज लूँ या नहीं। देखिए, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं। अगर आपका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, थोड़ा बहुत प्लेटलेट कम हो सकता है जी, उसमें इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग का चांसेस ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को, जैसे कि अभी जो पेशेंट ने अभी हमारे पास अभी कॉल किया था, वो 77 ईयर ओल्ड के बुजुर्ग हैं। तो इनमें भी क्या है कि सीरियस बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर हम रिस्क और बेनिफिट रेशो देखें तो इनको तो ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेशन पूरा का पूरा शेड्यूल कंप्लीट करना ही चाहिए। तो उसमें आपको ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कॉल करने का। एक और दर्शक जुड़े, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका नाम? सर महेश कुमार। महेश जी, सवाल पूछिएगा। जी, मुझे पूछना था कि ये 18 to 45 का अभी भी ऑनलाइन बुकिंग चल रहा है या फिर नॉर्मली अपना कोई आईडी प्रूफ लेके जाकर? जी महेश जी, हेलो सॉरी जी, इस वक्त यही है कि जो है जो हमारी डीडी हेल्थ की तरफ से यही था कि आप जो भी नज़दीकी अपने यूएचसी या पीएचसी में अपना जो आधार कार्ड है और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे जाके वैक्सीन ले सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद। एक और दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मैं न्यू पाड़गांव से बोल रहा हूँ जी। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, जी, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, जैसे अबोव 60 और 70 इयर्स के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं घर के, अगर डायबिटिक भी है साथ ही साथ में, तो उनको किस तरह के प्रिकॉशंस लिया जा सकता है? जैसे कि मैं एक्चुअली आज फोन करने की मेरी कारण डॉक्टर साहब ये है कि हमारे फादर को जो है डायबिटिक है, उनको बीच में कोविड आई थी 3-4 महीने पहले, उसके बाद में रिकवर हो गए हैं। फिर उसके बाद में जो है घुटने के नीचे थोड़ा सा सूजन का प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने नोट किया है। जी, ओके जी, हाँ। तो ये बेसिकली ये यही पूछना चाहता है कि कोरोना होने के बाद भी कुछ लोगों में सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो एक्चुअली वो एक अलग ही एक एंटिटी है, तो उसके लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि स्पेशली जिन लोगों में थोड़ी गंभीर बीमारी हुई है, जिनमें काफ़ी लंग इन्वॉल्वमेंट 80-70% लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो में ये देखा गया है कि इनको कोरोना के कुछ सिम्टम्स जैसे सांस की तकलीफ, जी जी, पल्स रेट का बढ़ जाना और नींद में दिक्कत होना, है ना, पाँव में सूजन आना, मेमोरी इम्पेयरमेंट, तो ये सब लॉन्ग कोविड सिंड्रोम्स के अंतर्गत आता है। ओके। तो ये 3 से 6 महीने तक परसिस्ट कर सकता है। कुछ कुछ केसेस में ये देखा गया कि इवन 1 ईयर तक भी ये परसिस्ट करता है। ओके। और बेसिकली अभी जो हमारे दर्शक ने कॉल किया था कि वो कॉल किया था, तो उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि उनके जो फादर है, ही इज डायबिटिक। जी।
तो डायबिटिक है, लेकिन उन्होंने अपने वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में नहीं बताया। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर उनको कोविड होकर 3 महीने के ऊपर हो गया, 90 डेज के ऊपर, तो उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल अपना कंप्लीट करना चाहिए। बाकी तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो उनको अभी भी लाइक जैसे हमारे यहाँ पे अभी कम्युनिटी में केसेस बहुत कम है, तो फिर भी यही हमें ध्यान देना चाहिए कि लाइक वो घर से ज़्यादा बाहर ना जाए। तो बेसिकली वैक्सीनेशन, और बाकी जो अगर और कोई दिक्कत हो रही है आपको, ऐसा प्रॉब्लम अगर कभी भी कुछ होता है तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल अप्रोच कीजिए। ओके, एक और दर्शक जुड़े हैं सर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ वेट कर रहे हैं हम जी। नमस्कार, आप लाइन में हैं, आपका नाम? हमारा नाम इंद्रजीत प्रसाद जी। प्रसाद जी, सवाल पूछिएगा। नमस्कार प्रसाद जी। जी, मैं आपसे जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा। तो हमारे जो है, हमारे शुगर जो थोड़ा मतलब 242 पॉइंट, हमारा जो है मैंने 242.4 है ना जी जी। तो हम वैक्सीन मतलब वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? ओके जी, ओके। तो अभी हमारे ये दर्शक पूछ रहे हैं कि ये पेशेंट डायबिटिक है, ओके, और इनका शुगर 200 के ऊपर है। तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स को तो लेना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए। ओके। अभी जैसे कि ये जो भी दवा, ऐसे पेशेंट्स जो भी डायबिटिक है ना, तो अगर उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, जो टारगेट रेंज में नहीं है, तो आपको अपनी दवाई की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये करने के लिए आपको एक डॉक्टर को अप्रोच करना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो टेस्ट कराते हैं, जो फास्टिंग का टेस्टिंग करवाते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप टेस्टिंग कराते हैं, और HbA1c, ये जो 3 टेस्ट है, ये बिल्कुल टारगेट लेवल में रहना चाहिए। तो इससे क्या है कि आपको सीरियस बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है। और डेफिनेटली अगर आप डायबिटिक है तो वैक्सीनेशन आपको करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी आपका कॉल करने के लिए। जैसे मेरा जो सवाल था वो था कि मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि ये नेचुरल एक होता है उसमें फिनोमेना, कि कब वो ले, क्योंकि कई लोगों के जहन में रहता है कि हाँ मैं अभी लूँ, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है मैं बाद में लूँ। कैसे हम इसे देखें? ये भी बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारे पॉपुलेशन में कि लाइक अगर किसी को साइकिल्स हो रहा है, पीरियड्स हो रहा है, तो यदि हम उस टाइम वैक्सीन ले या ना ले, या उससे हमें कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं। तो बेसिकली ऐसा कोई गाइडलाइंस है नहीं कि लाइक आपको उस टाइम नहीं लेना है। तो आप इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम है, आप वैक्सीन ले सकते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। हाइपरटेंशन, यदि हम देखें अंडमान में भी कई सारे लोगों का हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और कई सारे लोगों को उससे और आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो कई सारे लोगों को, जैसे हमने अभी हार्ट का बात किया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिसको रहता है, क्या वो व्यक्ति भी वैक्सीन ले सकता है या फिर उन्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा? जी देखिए, वैक्सीन तो इनको लेना ही पड़ेगा। अब ये जितने भी पेशेंट्स के बारे में आप जो बता रहे थे, जैसा आपके हार्ट पेशेंट्स हो गए, डायबिटीज़ पेशेंट हो गए, बीपी के पेशेंट्स हो गए, फिर लिवर किडनी के भी पेशेंट्स, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स है। ओके। किस चीज़ के रिस्क फैक्टर्स? इनको ये रिस्क रहता है कि सीरियस बीमारी ज़्यादा होने की रिस्क फैक्टर होती है। ओके। तो इन सारे पेशेंट्स का इम्यूनिटी कम होता है। डायबिटीज़ भी क्या है कि एक इम्यून डिफिशिएंट, मतलब इम्यूनिटी कम होती है ऐसे पेशेंट्स का। ओके। तो डेफिनेटली इनको लेना चाहिए। और बीपी के वजह से दूसरे प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो बेसिकली आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे प्रीवियस दर्शक, अभी जो पहले जो दर्शक ने कॉल किया था, उनका सवाल ये था कि उनका शुगर थोड़ा एलिवेटेड है, तो डेफिनेटली जैसा आपको शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, वैसे बीपी भी कंट्रोल करना पड़ेगा डेफिनेटली। एक दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। जी मैं नया गांव डॉक्टर कॉलोनी से बोल रही हूँ। जी, आपका नाम? तो मैं सीमा विश्वास। सीमा जी, सवाल पूछिए। मैं 64 इयर्स हूँ जी। तो मेरा प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम है, डायबिटिक पेशेंट भी हूँ मैं। ओके। तो टीवी साउंड दो, तो मैं क्या, आपका प्लेटलेट कितना है अभी? प्लेटलेट 66,000 है। इससे पहले 35,000 था 1 महीना पहले जी। अभी 66,000 है। जी जी। ओके।
तो देखिए ये भी अच्छा, जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, तो 66,000 यदि आपको कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ना है, प्लेटलेट अगर इतना कम हो जाए 10,000 के नीचे चले जाए या उससे आपको ब्लीडिंग होने लगे, उसके वजह से ब्लीडिंग होने लगे, तब हमें मैं डायबिटिक एंड आर्थराइटिस पेशेंट भी हूँ। जी हाँ, दवा इंसुलिन सारा लेती हूँ। जी 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 वही अभी चर्चा कर रहे थे, जैसे डायबिटीज है या ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपको तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो आप में भी लाइक क्या है कि कोरोना की गंभीर बीमारी होने का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है आप में। अगर आप कोरोना से एक्सपोज होते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको सीरियस बीमारी हो, तो आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने पहले बात किया था रिस्क और बेनिफिट, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको वैक्सीनेशन से बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप में रिस्क फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है ना। तो कोरोना से बचाव के लिए आपको अपने आप को वैक्सीनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक प्लेटलेट काउंट की बात है, उसमें आप रेगुलरली मंथली हर मंथ आप अपना चेक करवा के देख सकते हो, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। अगला सवाल ये रहेगा सर कि जैसे कि अब हमने देखा कि 2-3 दर्शक जो थे वो हमारे 60 प्लस के दर्शक, जी जी, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि 60 प्लस हो चुका है मुझे, जी, मेरा ऑलरेडी 60 प्लस है, अब मुझे वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, कोई मतलब नहीं रखता, या फिर 70 प्लस हो गया, अब तो ठीक है समय हो रहा है तो मैं वैक्सीन नहीं लेता हूँ। तो कितना दूर ये जो है जो नहीं ले रहे हैं इस वक्त अपने आप को और साथ ही साथ जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली हमें अभी हम जो पैंडमिक से गुजर रहे हैं, तो हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, हमें कम्युनिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें जो डेथ होने का जो रेट होता है आपके जो कोरोना वायरस, ये है 3 से 5%, थोड़ा डेल्टा वेरिएंट 3% जो ओरिजिनल वायरस था इसमें थोड़ा ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट में। तो बाकी जो पेशेंट्स होते हैं जो 95 to 97%, उनमें तो सिम्टम्स किसी में होता ही नहीं है ना। यदि कोई 60 प्लस या 70 प्लस इन्फेक्टेड हो जाए तो जरूरी नहीं कि वो सिम्टम्स डेवलप करे, चांसेस उनमें ज्यादा होती है गंभीर बीमारी होने के, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको हो, वो एसिम्टोमेटिक बिल्कुल बिना कोई सिम्टम्स के, लेकिन वो दूसरों को फैला सकते हैं, जी, है ना। तो उससे क्या है कि कम्युनिटी स्प्रेड होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसा कि हमने पहले यही डिस्कस किया था कि ये जो सेकेंड वेव आया है और आगे भी जो वेव्स आएंगे, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और ऑलरेडी कितने एंटीबॉडीज नेचुरल इन्फेक्शंस के जरिए जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं कम्युनिटी में। तो इसलिए वैक्सीनेशन तो करना ही है आपको, जी जी जी, अपने लिए नहीं तो कम्युनिटी के लिए। जी, हम एक तरफ देखते हैं कोविड-19, फिर हमने देखा डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट वगैरह। एक और नाम जब हम आते हैं तो उसमें हम कलर के साथ करते हैं बात, ब्लैक फंगस हो गया, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, तो इसको रख के मीम्स भी चल रहा था सोशल मीडिया में। तो ये एक्चुअली है क्या? क्योंकि एक कंफ्यूजन रहता है कि ब्लैक फंगस एक नया और बीमारी, ऑलरेडी कोविड है उसके साथ एक नया, अब व्हाट इज ब्लैक फंगस सर? बीच में एक्चुअली हम भी जब न्यूज़ चैनल देख रहे थे तो उसमें हमने भी देखा ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, और काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में थी। तो ये बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है, बेसिकली सेम फंगस ही है जो अलग अलग कलर के जो डिस्चार्जेस करते हैं, तो उसके हिसाब से नाम चेंज, जैसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ये फंगस जो बहुत ही कॉमनली और हर जगह पाया जाता है, लेकिन इससे हर व्यक्ति को इन्फेक्शन होता नहीं है, क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पेशली जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई है। और जैसे हमारे यहाँ पोर्ट ब्लेयर में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 80 to 90% ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये फंगस है, हर जगह पाया जाता है। तो अब कोरोना के बाद क्या हुआ कि कोरोना में जो मेन ड्रग हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो है स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन। तो स्टेरॉइड यूज करने की वजह से क्या हुआ कि बहुत लोग ऐसे भी है कि जिनको नए तरीके से डायबिटीज की बीमारी शुरू हुई है। लेकिन हमें तो यूज करना ही था, ये डेफिनेट फर्स्ट लाइन गाइडलाइंस में है कि आपको स्टेरॉइड यूज करना है। फिर ऑलरेडी जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये भी हो रहा था कि स्टेरॉइड्स को ओवरयूज हो रहा था। सिर्फ स्टेरॉइड्स के ओवरयूज ही नहीं, इवन जो एंटीबायोटिक्स है, बिकॉज कोरोना में देखिए एंटीबायोटिक इतना काम करता है नहीं। अगर कोई पेशेंट को कोविड है, एडमिटेड है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तब ही हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स भी यूज नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक स्टेरॉइड्स का रोल है, काफ़ी ये भी हो रहा था कि पब्लिक अपने आप से जाके मेडिकल स्टोर से परचेज कर रहे थे, तो वो तो गलत, क्योंकि एक डेफिनेट इंडिकेशंस होता है जब आपकी सैचुरेशन ड्रॉप होने लगती है, यदि आपके जो सांस में तकलीफ ज़्यादा होने लगती है,
तो बेसिकली ये एडमिटेड पेशेंट्स के लिए ही इंडिकेटेड होता है। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि लाइक आपका ये म्यूकर माइको, बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। अननेसेसरी अगर आप यूज करोगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जी। और इसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है यूज करने का। आप 5 to 10 डेज देते हैं, उसके बाद आप टेपर करके आपको स्टॉप करना होता है। तो जिनको माइल्ड इन्फेक्शन था, जो डायबिटिक पेशेंट थे, माइल्ड इन्फेक्शन जिनको था, ऐसे भी पेशेंट्स स्टेरॉइड्स ले रहे थे घर पे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके वजह से क्या हुआ कि आपको म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही रेयरली देखने मिलता है आप यहाँ पे पेशेंट्स। तो इसके वजह से क्या कि केसेस बहुत ज्यादा होने लगे। तो बेसिकली स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक यूज की वजह से। ओके। एक दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, आपका नाम? हाँ, हमारा नाम है अमृत प्रसाद। जी प्रसाद जी, सवाल पूछिएगा। हमारा वाइफ का हम पूछ सकते हैं? हाँ जी, हमारा वाइफ के जो है ना, तो मैंने बीपी जो है तो कंट्रोल में है, तो मैंने वैक्सीन ले सकते हैं? इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। ओके। जी जरूर आप बिल्कुल आपके वाइफ को वैक्सीनेशन दिलवा सकते हैं। आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। और अच्छी बात तो आपने ये बताई कि आपके बीपी भी कंट्रोल में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ज़रूर वैक्सीनेशन तो आपको लेना चाहिए। जी प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे हम इससे पहले जो बात कर रहे थे डिस्कशन की, जो कम डायबिटिक थे वो भी स्टेरॉइड्स वगैरह लेते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम ये भी देखते हैं सोशल प्लेटफॉर्म में कि इंटरनेट जब रहता है तो हमारे हाथ में फ़ोन है, हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो हम मारते हैं कि हमें फीवर है, तो इसके लिए क्या है, तो उसके कई सारे सिम्टम्स आते हैं, तो हम अपने सिम्टम्स को उसके साथ मैच करते हैं। ट्रीटमेंट जो है हम शुरू करते हैं विदाउट डायग्नोसिंग, क्योंकि हर बीमारी का सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो किस प्रकार लोगों को इस चीज़ को समझना है कि ट्रीटमेंट जो है वो अस्पताल में डॉक्टर से ही मिलता है, इसमें जो है नॉलेज ही गेन होता है। देखिए, जहाँ तक हेल्थ केयर का सवाल है तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। तो आपको अगर कोई भी नॉलेज चाहिए, ठीक है, आप इंटरनेट है, आप फ्री हो यूज़ करने के लिए। तो आजकल ये भी देखा गया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे चीज़ जो सर्कुलेट होते हैं। तो आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई भी नॉलेज चाहिए, तो आप सबसे बेस्ट है कि आपको हेल्थ केयर, स्पेशली अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है। जी। अगर आपको ट्रीटमेंट, अभी आपने कहीं इंटरनेट में कोई पेज ओपन किया या आपको कोई व्हाट्सएप में मैसेज आया है, उसमें ये दिखा है कि ये स्टेरॉयड आप ले सकते हैं, इफेक्टिव है। ऑब्वियसली एक नॉर्मल पॉपुलेशन में जनता को पता नहीं होता है कि ये कब लेना होता है, क्या गाइडलाइंस है। वो तो सीधे जाके स्टोर से दवा ले लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक रीज़न है, ये ब्लैक फंगस का जो आपका संख्या बढ़ने की हमारे देश में। तो हमेशा ये बेटर रहेगा कि आप वो अगर नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, आप पढ़ रहे हो अलग बात, लेकिन अगर आपको अपने आप को लाइक ट्रीट करना है या किसी और के लिए ट्रीटमेंट एडवाइस लेना है, तो ऑलवेज इट इज़ बेटर कि आप हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को अप्रोच करें। ओके। अनलॉकिंग इन द करंट सिनेरियो, कि किस प्रकार हम देखें कि हाँ अभी समय है, हमें अनलॉक करना है, तो किस प्रकार देखिए, क्योंकि कई सारे लोगों का जो लाइवलीहुड है इसके साथ जुड़ा हुआ है। और अंडमान की अगर हम बात करें तो हमारे पास टूरिज्म है। तो अनलॉकिंग इस वक्त में हम किस प्रकार देखें और कितना दूर हमें अपने आप को लेके जाना है अनलॉकिंग में? जी देखिए, अभी का जो सिनेरियो है हमारा, इसमें तो ऐसा है कि लाइक अभी धीरे धीरे अनलॉकिंग हो रहा है, पूरी तरह से अनलॉकिंग होना है। लेकिन आप ये भी तो है कि आप कितने दिनों तक लॉकिंग को बरकरार कर सकते हैं। जी। तो लॉकडाउन तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन करने का मेन कारण ये है कि लोगों को अपने घर पे सीमित रखने का, ताकि लोग एक दूसरे से घुले मिले नहीं, कोरोना के केसेस ज़्यादा फैले नहीं। और अगर कोरोना के केसेस ज़्यादा होते तो ऑब्वियसली सीरियस बीमारी भी ज़्यादा होगी। तो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर लोड कम करने के लिए लॉकडाउन किया जाता है, है ना। तो उसके बाद अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो रफ्तार से चल रही है, तो इसके बाद चांसेस तो बहुत ही कम है कि अभी जो पिछला वेव आया था वैसा कोई वेव है। लेकिन फिर भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जी। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड सैनिटाइजर का नियमित तौर पे यूज़ करना चाहिए। जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहे कि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, जैसे हमने पहले भी ये शब्द सुना आपसे, क्या होता है? क्योंकि अब ये समझना है कि कोई एक बीमारी है, वो लंबे समय तक रहती है, कोई कोमॉर्बिड है, तो किस प्रकार हम इस चीज़ को समझें? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली काफ़ी लोगों में ये देखा गया है कि
काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी थे कि लाइक 1-1.5 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी उनमें कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं जी, तो उससे कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। ओके। जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, ये रिलेटिवली बहुत ही नई बीमारी है, इससे पहले देखी नहीं गई है, तो अभी भी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, क्या क्या नए सिम्टम्स है सब कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में। तो ये भी देखने को मिला है कि पेशेंट्स को सांस की बीमारी बरकरार रही, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है पेशेंट का, पेशेंट को नींद में प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट्स की मेमोरी में डिस्टर्बेंसेस है, पेशेंट को खाना पचाने की क्षमता कम हो गई है। जी जी जी। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जिसमें थोड़ा बहुत परमानेंट डैमेज हुए थे कोरोना की वजह से। तो इसलिए हमारे यहाँ पे पोस्ट कोविड ओपीडी भी हमारे यहाँ पे भी शुरू किया गया है, हफ्ते में 3 दिन होता है। तो उसमें अगर जो भी पेशेंट्स है जिनको कोरोना हुआ है, जो ठीक हो गए हैं और उनमें परसिस्टेंट सिम्टम्स है, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक संदेश उन्हें दें, क्योंकि यदि एक डॉक्टर कहते हैं तो लोगों के जहन में वो ज़्यादा समय के लिए रहता है और इफेक्टिव रहता है, तो मैं चाहूँगा कि एक संदेश बहुत ही कम निश्चित। तो दर्शकों, मैं आपको बस ये संदेश देना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और आपको कम्युनिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे कोरोना वायरस। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, मास्क अच्छे तरीके से पहनिए, जैसे हमने डिस्कस किया है मास्क कैसे पहनना है। अगर वॉशेबल मास्क है तो वॉश कीजिएगा, डिस्टेंस अभी भी मेंटेन करके रखिए और लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिए, क्योंकि आगे किस तरह का म्यूटेशन होगा, किस तरह का वायरस आएगा, क्या पता आपका फैमिली मेम्बर जो पिछले वेव में जिनको इन्फेक्ट नहीं हुआ था शायद इस बार इन्फेक्शन हो। और मैक्सिमम ये कोशिश कीजिए कि अगर आप हो सके तो जितने जल्दी से जल्दी आप अपने आप को वैक्सीनेट कर पाए तो आप वैक्सीनेट कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है हमारा इस वक्त जो है सोशल प्लेटफॉर्म में भी चल रहा है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि ये जो समय है हम वो घर पे नहीं रह पाते हैं, तो कोई और मीडियम से हम इसे देखना चाहते हैं। तो दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर ने और अन्य मीडियम से आपको ये जो कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं, जिस प्रकार ट्विटर, जैसे हमारा ट्विटर हैंडल है वो है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है @DDK_पोर्ट ब्लेयर, हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, यूट्यूब चैनल हमारा है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को लेते हुए या जो भी अन्य कार्यक्रम दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के द्वारा प्रसारित की जाती है, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें सुझाव इस पते पर दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट, पिन कोड 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, खुश रहने के लिए चीज़ों की नहीं, अच्छे मनुष्यों की आवश्यकता होती है। चीज़ें आपकी ज़रूरतें पूरी करती हैं। आपसे अगले हफ्ते एक अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।